नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आज हम दो खबरों पर खास तौर पर चर्चा करेंगे। मुश्किल में सरकार, सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में भी और पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ी हुई हैं। तो वो 10 कारण आपको बताएंगे हम जिनकी वजह से धामी जी थोड़ा मुश्किल में नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको खबर दिखाएंगे राजनीति की, यानी कि कोटद्वार में आगामी निकाय चुनाव को लेकर क्या समीकरण बदल सकते हैं। वैसे हमने परसों आपको एक वीडियो डाला था कि कोटद्वार में बीजेपी से वीरेंद्र रावत की जो संभावना है उसको लेकर, और उस पर बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो हम आपको ये भी जरूर बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी घटना है जिनकी वजह से समीकरण बदल सकते हैं। पहले नजर डालते हैं उत्तराखंड की सरकार, धामी जी की सरकार पर आए दिन विपक्ष भी हमला कर रहा है और अपने भी हमले कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था, जब तक लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं आया था तो केंद्र की मजबूत सरकार के जो सारथी हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके लिए कोई भी कुछ नहीं बोलता था, यानी उनकी पार्टी के लोग कुछ भी नहीं कहते थे उनके किसी भी कदम पर। लेकिन अब जब से केदारनाथ के मंदिर की बात हो या दो विधानसभा चुनाव परिणाम की बात हो, तो धामी जी को लेकर अब उंगलियां उनकी ही पार्टी के लोग उठा रहे हैं। तो वो 10 कारण आपको बताते हैं जिनसे सरकार की थोड़ा सा मुश्किलें हैं। तो सबसे पहले विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो फिर टीका टिप्पणी शुरू हो गई। उसके बाद केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर दिल्ली में जब केदारनाथ मंदिर के भूमि पूजन में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो इसको लेकर भी लोगों ने विरोध किया और सरकार को इसमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो अब ये मालूम नहीं है कि केदारनाथ का मंदिर जो दिल्ली में बनने वाला था वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन चूंकि केदारनाथ में ही आने वाले समय में चुनाव भी है तो थोड़ा सा इसमें घिर गए थे पुष्कर सिंह धामी। हालांकि उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण भी दिया। इसके बाद जो खबर आई सल्ट से, सल्ट में बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके द्वारा 14 वर्षीय किशोरी के साथ यौन शोषण की खबर आई, सरकार मुश्किल में घिर गई। इसके बाद फिर खबर आई योगेश डिमरी की पत्रकार पर जब हमला हुआ तो उसको लेकर भी विपक्ष ने, और विपक्ष तो छोड़िए सरकार के अपने ही लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद नैनीताल में बीजेपी की जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं मुकेश बोरा, उनके ऊपर भी आरोप लगा एक महिला द्वारा कि 3 साल से उसका यौन शोषण कर रहे थे। इसके बाद फिर खबर आ गई हरिद्वार से, जहां दिन दहाड़े 5 करोड़ की डकैती हो गई। तो कुछ इस तरह की खबरें आई जिससे सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता गया। अभी इन खबरों से सरकार उबर भी नहीं पाई थी कि फिर गणेश दोषी का मामला दोबारा से शुरू हो गया। और जैसा कि इस समय सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, सब जगह गणेश दोषी का मामला बहुत सिर उठा रहा है। और इसमें गणेश दोषी की ही गलती है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है। और जिस तरह उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में कहा था कि उनके पास 9 करोड़ की संपत्ति है, तो इसको लेकर जो सोशल सर्विस करते हैं कह लीजिए आप, या एक्टिविस्ट हैं और वकील भी हैं विकेश नेगी, उन्होंने इनके ऊपर विजिलेंस में एक केस दर्ज कर दिया। और वो केस बिल्कुल लाजिमी बनता है क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मेरे पास 9 करोड़ की संपत्ति है। अब चूंकि गणेश दोषी को जो विधायक के रूप में तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है या जो अन्य भत्ते मिलते हैं, तो उनको जोड़कर उनके पास जो कुल आय होनी चाहिए थी 35-36 लाख होनी चाहिए थी। 9 करोड़ उन्होंने खुद घोषित किया है। तो अब उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए विजिलेंस ने कैबिनेट को कहा है। तो धामी सरकार को 8 अक्टूबर तक इस बात का फैसला करना है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो इस तरह बहुत से ऐसे मसले हैं जिनकी वजह से सरकार थोड़ा मुश्किल में है। और निकाय चुनाव को भी टालते टालते अब एक बार फिर जो धामी सरकार है उसकी अग्नि परीक्षा होने वाली है पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में। और ये निकाय चुनाव इस सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें तो ऐसा लगता है कि अगर ये चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हो जाते, उस समय 5 की 5 सीटें जीती थी बीजेपी ने, तो शायद उनके लिए ज़्यादा आसान होता। अब निकाय चुनाव भी कराने हैं सरकार को, पंचायत के चुनाव भी कराने हैं और केदारनाथ की सीट पर उपचुनाव भी होना है। तो ये जो मसले हैं इससे सरकार के जो मुखिया हैं उनके ऊपर काफ़ी दबाव है। तो ये तो खबर थी उत्तराखंड सरकार की। अब बात करते हैं कोटद्वार की। कोटद्वार में आगामी निकाय चुनाव को लेकर अब थोड़ी सी हलचल है। हालांकि पिछले काफी लंबे समय से निकाय चुनाव में मेयर के जो उम्मीदवार है संभावित, सभी लोग तैयारी कर रहे थे और ये चुनाव तो पिछले साल हो जाने चाहिए थे, लेकिन चुनाव सरकार टालती गई। जो भी संभावित उम्मीदवार हैं वो अपनी तैयारी करते रहे। हमने आपको एक वीडियो डाला था वीरेंद्र रावत की संभावनाओं पर लेकर। चूंकि 2000 से 2022 तक का अगर आप कोटद्वार का चुनावी इतिहास देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि वीरेंद्र रावत की दावेदारी को लेकर हमने ऐसा क्यों कहा। 2002 में अनिल बलूनी ने बीजेपी के टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ा। चुनाव तो वो लड़ना चाह रहे थे लेकिन उनका नामांकन समय पे हो नहीं पाया, तो निर्दलीय प्रत्याशी भुवनेश करकवाल और सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच 2002 का चुनाव लड़ा गया, जिसमें भुवनेश करकवाल लगभग 10,000 वोटों से सुरेंद्र सिंह नेगी से पराजित हुए। फिर 2.5 साल बाद अनिल बलूनी ने कोर्ट से जाकर इस चुनाव में दोबारा चुनाव कराने की मांग की और उनका नामांकन बहाल करा दिया गया। तो 2002 से 7 के बीच 2 बार चुनाव हुआ कोटद्वार में और दूसरी बार अनिल बलूनी लगभग 7,000 वोट से हार गए। 2002 से 2007 तक सुरेंद्र सिंह नेगी कोटद्वार के विधायक रहे और पेयजल मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। 2007 से 2012 तक शैलेंद्र रावत विधायक रहे।
2012 में जब चुनाव हुआ तो फिर भुवनचंद खंडूरी को टिकट मिला, लेकिन उनकी हार ने यहाँ पर पूरे समीकरण को दर्शा दिया कि कोटद्वार में किस तरह का जातिगत समीकरण है। 2017 में हरक सिंह रावत को टिकट दिया गया, उन्होंने चुनाव जीता, और 2022 में रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार में विधानसभा का चुनाव जीता। लेकिन अगर आप इस 2002 से 2022 तक के पूरे इतिहास को देखेंगे तो यहाँ पर जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र सिंह नेगी ही लड़ते रहे हैं, और पिछले मेयर के चुनाव में भी उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, और बीजेपी ने कुछ प्रयोग जरूर किए लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो इस हिसाब से कोटद्वार में जो समीकरण है उसमें बीजेपी के संगठन में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं वीरेंद्र रावत, और ऐसा माना जाता है कि देहरादून में उनकी ठीक ठाक पकड़ है। तो उनका दावा हमें मजबूत लग रहा था जातिगत समीकरण के हिसाब से भी, और देहरादून में उनकी जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग बताई जाती है उसके हिसाब से। लेकिन अब ये जो मसला है थोड़ा सा बदल रहा है, यानी कि अब हमें जो खबरें मिल रही हैं, अभी तो हम खबरों के आधार पर ही आपको खबर दिखा रहे हैं, क्योंकि इसकी पुष्टि कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी समय है, 10 नवंबर को घोषणा होगी तारीख की, और तब तक क्या माहौल बनता है, किसके पक्ष में समीकरण बैठता है। लेकिन एक नया समीकरण जो हमें दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी पुख्ता है, इसकी जानकारी आपको देंगे हम। कोटद्वार निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से तैयारी कर रही हैं रंजना रावत खास तौर पर, और पूर्व ब्लॉक प्रमुख निम्बूचौड़ की निवर्तमान पार्षद गीता नेगी को ही दावेदार बताया जा रहा है। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी में जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह के सरकार के ऊपर दबाव है, एक एक निकाय सीट को जीतना पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत जरूरी है अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए। तो बहुत से जो राजनीति के जानकार हैं उनका ये मानना है कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत पर भी बीजेपी दांव खेल सकती है, और उस स्थिति में अगर हेमलता नेगी दोबारा दावेदारी करती हैं मेयर की, तभी भी शैलेंद्र रावत पर दांव खेला जा सकता है, क्योंकि फिर वो बहुत मजबूत कैंडिडेट मानी जाएंगी। कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी का काफ़ी बेस वोट बताया जाता है। तो अब ये नया समीकरण जो बन के आ रहा है, इसको लेकर बहुत सारे राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर शैलेंद्र रावत पर बीजेपी दांव खेलेगी तो फिर कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी जो निवर्तमान मेयर है वो भी दोबारा चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है। और जिस तरह शैलेंद्र रावत भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि 2027 तक स्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, इसलिए अगर उनको मौका मिलता है तो वो जरूर मेयर का चुनाव लड़ना चाहेंगे। ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी है, और सुरेंद्र सिंह नेगी को देखकर ये कहा जा सकता है 2002 से 2022 तक वही चुनाव लड़े, और ऐसा माना जा रहा है कि 2027 में अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मेयर यहाँ पर बने, मेयर का जो प्रत्याशी हो वो इस तरह से हो कि जो उनको 2027 में उनके लिए काम करे या उनको जीत दिलाने में मदद करे। तो ऐसे भी समीकरण बन रहे हैं, इस तरह के भी हालात हैं कि शैलेंद्र रावत भी चुनाव लड़ सकते हैं और हेमलता नेगी भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये करंट का अपडेट है। अब चूंकि कोटद्वार में सुमन कोटनाला के भी बहुत समर्थक हैं, वो काफ़ी लंबे समय से एक्टिव हैं। राजगौरव नोडियाल जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनके भाई भी पार्षद रहे हैं और वो संगठन से काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे, तो उनके भी बहुत सारे समर्थक हैं। वीरेंद्र रावत भी पिछले 6-7 महीने से एक्टिव हैं ग्राउंड में, ज़्यादातर संगठन के काम देखते थे। तो कुल मिला के सबके पास अपने समर्थक हैं, तो किसी एक का नाम लेने में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये खबर सही नहीं है। लेकिन हम आपको जो भी खबर दिखाते हैं बिल्कुल सही दिखाते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि हो सकता है निकाय चुनाव में 2007 की पुनरावृत्ति हो जाए। 2007 में शैलेंद्र रावत वर्सेस सुरेंद्र सिंह नेगी का चुनाव हुआ था, जिसमें लगभग एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, 900 वोट से समथिंग शैलेंद्र रावत चुनाव जीत गए थे। और अगर अब शैलेंद्र रावत पर दांव खेलेगी बीजेपी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस से भी मजबूत कैंडिडेट आएगा और हो सकता है निवर्तमान मेयर हेमलता नेगी को ही दोबारा चुनाव लड़ना पड़े। तो ये अपडेट आपको हम शेयर कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आएगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज सुबह से बारिश हो रही है, आप सब लोग घर पे ही होंगे, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।